हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या इसी को अपन बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि अपने पास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी तो उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे क्या इवोल्व हुई, कि पहले कौन सी लैंग्वेज आई, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। ठीक है, सो हिस्ट्री या मतलब पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ अलग अलग लैंग्वेजेस का। ठीक है, सो वो देखते हैं आज हम। सो सबसे पहले लैंग्वेज थी वो थी द अर्ली डेज, जो 1940 से 1950 के आसपास जो लैंग्वेजेस थी ना वो थी। तो उसमें सबसे पहले है वो है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज, जो कब हुई थी 1940 से 1950 के बीच में। सो इसी को अपन बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज यूज्ड फॉर डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल। ये कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल के काम आती है। ठीक है, स्पेसिफिक टू हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ये किसके लिए स्पेसिफिक थी? हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी जो लैंग्वेज आई थी वो थी फोर्ट्रैन। इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो 1957 में आई। ठीक है, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी फोर्ट्रैन। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, सो यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस। किस में काम आती थी फोर्ट्रैन? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस में। फिर अपने पास जो लैंग्वेज आई वो थी लिस्प। इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये 1958 में आई। डिज़ाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। किस में काम आती थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक जैसे रिकर्जन, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद जो लैंग्वेज आई वो थी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो 1959 में ठीक है आई थी। सो ये किसके लिए यूज होती थी? यूज्ड फॉर बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के लिए। ठीक है, सो ये थी अपने पास कौन कौन सी हो गई? फोर्ट्रैन, लिस्प एंड कोबोल। अब पहले अपने पास हो गई कौन सी? द अर्ली डेज, जिसमें हमने ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ी। ठीक है, अब इसके आगे अपने पास लैंग्वेजेस है वो है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो ये थी 1960 से 1970 के अराउंड जो लैंग्वेजेस थी ना वो। तो इसमें सबसे पहले है एल्गोल। ठीक है, ये किसके लिए काम आती है? इन्फ्लुएंशियल इन लैंग्वेज डिजाइन, इंस्पायर्ड द पास्कल, सी एंड अदर्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड कोड ब्लॉक्स एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी? कि कोड ब्लॉक्स और एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जो हम एल्गोल के थ्रू कर सकते थे। उसके बाद जो लैंग्वेज आई वो थी बेसिक। इसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये कब आई थी? 1964 में। ठीक है, डिज़ाइन फॉर बिगनर्स एंड एजुकेशन। ये किसके लिए डिज़ाइन की गई थी? जो बिगनर्स वगैरह थे उनके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। इसके बाद जो लैंग्वेज आई वो थी पास्कल, जो 1970s में आई। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना, हिस्ट्री आई उसका एवोल्यूशन की 60s, फिर 64, फिर 70s। ये थी पास्कल, यूज्ड फॉर टेक्निक प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो लैंग्वेज आई थी वो थी सी। इसको अपन बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो मतलब बेसिक लैंग्वेज है ना वो। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो डेवलप्ड एट बेल लैब्स बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, फाउंडेशन फॉर यूनिक्स एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, इन सब की ये फाउंडेशन है। तो अपने पास अगर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है तो सबसे पहले तो है फोर्ट्रैन। ठीक है, क्योंकि फोर्ट्रैन क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फिर अपने पास होगी सी। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन थी बाकी लैंग्वेजेस की। अब हमने देख लिया क्या बोलते हैं, अर्ली डेज देख लिया, फिर देख लिया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब 1980s के बाद स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिवोल्यूशन, कि इसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस है ना वो उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। सो इसमें सबसे पहले है C++। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सी का ही एडवांस वर्जन है। सो एक्सटेंशन ऑफ सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है ना? इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये हो गई C++। फिर आई अपने पास ऑब्जेक्टिव सी। ये कब आई थी? 1984 में। कंबाइन सी विथ स्मॉल टॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ये वही है जो सीखो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स वगैरह के साथ, वो कंबाइन कर देता है। और ये किस में यूज़ होती थी? यूज इन अर्ली एप्पल सॉफ्टवेयर में। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्पल के पहले वाले सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्टिव सी यूज़ होती थी। ठीक है, फिर इसके बाद आई पर्ल, जो 1987 में आई। ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड स्क्रिप्टिंग फॉर वेब एंड सिस्टम टास्क। ठीक है, किस काम में होती है? जैसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग, स्क्रिप्टिंग वगैरह, इन सब के लिए। फिर आई 1990s के बाद की जो भी थी उनको अपन बोलते हैं वेब या GUI डेवलपमेंट से रिलेटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, जो वेब डेवलपमेंट, GUI रिलेटेड एप्स वगैरह में इन सब में काम आती है। जैसे सबसे पहले थी पाइथन, जो आई ये भी इंपॉर्टेंट है 1991 में। एम्फेसाइज द रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, कि ये रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा जोर देती है, मतलब जो कोड आपको छोटा सा लिखना है और सिंपल लिखना है। वाइडली यूज इन ऑटोमेशन, वेब, डेटा साइंस एंड AI में। किसमें है ना? वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, AI में, इन सब में यूज़ होती थी। तो ये थी पाइथन।
ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट थी, वैसे पाइथन ने हमने कंप्लीट कर लिया है, आप हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो इसकी फुल वीडियोस वगैरह। फिर था विजुअल बेसिक्स जो 1991 में आया। सिंप्लीफाइड द GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर विंडोज़ की जो विंडोज़ थे ना, उनको जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड जो एप्स वगैरह डेवलप करने थे उसको सिंप्लीफाई करने का काम कर रहा था विजुअल बेसिक ने। फिर आई जावा, ठीक है। जावा भी सेम वैसे ही है जैसे पाइथन थी, ठीक है। राइट वंस एंड रन एनीवेयर कि आप कोड को एक बार लिख दो और उसको कितने भी बार आप रन कर सकते हो। सो कोड की रीयूजेबिलिटी अपने कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड वाइडली यूज्ड इन एंटरप्राइज एंड एंड्रॉइड ऐप्स में, किसमें काम होती थी, एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह डेवलप करने में, उन सब में, ठीक है। फिर आई अपने पास जावा स्क्रिप्ट। सो जावा स्क्रिप्ट 1995 में थी, ठीक है। इनेबल इंटरेक्टिविटी इन वेब पेजेस कि जो वेब पेजेस वगैरह अपन बनाते थे, क्रिएट करते थे, उनमें इंटरेक्टिविटी बढ़ाते थे कि अपन कोई क्लिक करे कहाँ पे पहुँच जाए, वो सारी चीज़ें। बिकम असेंशियल फॉर फ्रंट एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए असेंशियल बन हो गई थी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेक्टिविटी वगैरह बता दी थी वेब पेजेस वगैरह में, ठीक है। फिर आई PHP जो 1995 में आई। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग फॉर वेब डेवलपमेंट में ही काम आती थी अभी, जो सर्वर साइड में स्क्रिप्टिंग वगैरह का काम होता था ना उसमें। PHP के बाद आती है अपने पास रूबी जो कब डेवलप हुई थी 1995 में। इट इज़ अ डायनेमिक एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या डायनेमिक और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, किस पे फोकस करती है, फोकस ऑन सिंप्लिसिटी कि सिंपल हो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अपने पास मॉडर्न प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स जो कब आए थे 2000 के बाद में, ठीक है। सो सबसे पहला था CHASE जो आया था 2000 में। सो डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ .NET, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बाय एज अ पार्ट ऑफ .NET, ठीक है। इट कंबाइन द C++ एंड जावा फीचर्स, क्या करता है C++ और जावा के फीचर्स को कंबाइन करता है, तो ये हो गया CHASE। फिर आई अपने पास गो लैंग्वेज, ठीक है, जो कब आई थी 2009 में। डेवलप्ड एट गूगल, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। फास्ट कंपाइलेशन एंड कंकरेंसी सपोर्ट कि अपन इजीली फास्ट कंपाइलेशन होता है और कंकरेंसी को सपोर्ट करता है, तो ये हो गई मॉडर्न प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स। अब उसके बाद आता है जो 2010 के बाद की जितनी भी लैंग्वेजेस थी ना जो प्रेजेंट में भी काम में आ रही है, जैसे AI, मोबाइल एंड क्लाउड, ये नई नई मतलब फीचर्स वगैरह को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, जैसे AI के, क्लाउड वगैरह सारी चीज़ों को। सो इनमें सबसे पहले है कोटलिन जो आई थी 2011 में, ठीक है। मॉडर्न अल्टरनेटिव टू जावा, जावा का मॉडर्न अल्टरनेटिव है जिसमें नई नई चीज़ें एड ऑन होकर आ गई, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट कि आपको एंड्रॉइड कोई सी भी फ़ोन वगैरह का ऐप वगैरह डेवलप करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कोटलिन। फिर आई अपने पास जूलिया जो आई थी 2012 में, ठीक है। डिज़ाइन फॉर द हाई परफॉर्मेंस न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग होती है ना जैसे हाई लेवल की, उसको परफॉर्म करने के लिए, उस मतलब उससे रिलेटेड जितने भी वर्क करने के लिए अपन ये वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर है अपने पास स्विफ्ट जो आई थी 2014 में, जो मॉडल लैंग्वेज फॉर iOS जो एप्पल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना उसके लिए एंड मैक के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना उन सबको डेवलप करने के लिए यूज़ होती थी स्विफ्ट, जो 2014 में आई थी, ठीक है। वो इट रिप्लेस द ऑब्जेक्टिव सी, जो ऑब्जेक्टिव सी था ना उसको रिप्लेस करके अपन आजकल स्विफ्ट को यूज़ ले रहे हैं। तो इसी के साथ अपने इवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियोज़ वगैरह चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू।